Hello students, welcome to Agri Study Point. I am Shekhar Kumar and today we are going to discuss about rice. Its general introduction, classification of rice and various cultivation practices we are going to discuss about. So first of all, this is a rice plant. इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं वो हम देखना चाहते हैं. तो पार्ट अलग अलग होते हैं इसके. जो इसका फ्लावरिंग पार्ट होता है, जो फूल लगता है या जो जहाँ ग्रेन लगता है जिसको हम सिट्टा बोलते हैं देसी भाषा में, तो सिट्टे को हम बोलते हैं पेनिकल. लीफ सब लोग जानते हैं, बीच में जो गांठें सी बनी होती हैं पौधे के उसको नोड बोलते हैं, और दो नोड के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम इंटरनोड बोलते हैं. और ये वाला पोर्शन जो इस फ्लावर के और सोइल के बीच में है, मिट्टी के बीच में है, उसको हम स्टेम बोलते हैं. नीचे इसकी रूट्स हैं. इसी तरह इसका जो रूट सिस्टम है वो फाइब्रस रूट सिस्टम है. 2 टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम आर देयर, टैप रूट सिस्टम एंड फाइब्रस रूट सिस्टम. अब टैप रूट सिस्टम कौन सा होता है? जिसमें प्लांट की रूट्स डायरेक्टली नीचे की तरफ जाती है और इसमें साइड वाइज ग्रोथ बहुत कम होती है, यानी रूट हेयर्स डायरेक्टली निकलते हैं, इसमें ब्रांचेज नहीं निकलती. फाइब्रस रूट सिस्टम में क्या होता है? अलग अलग ब्रांचेज होती है रूट की, एज यू कैन सी इन द इमेज वेरी क्लियरली. फिर बात करते हैं टिलर्स की. टिलर्स क्या होते हैं? तो टिलर्स की अगर मैं बात करूं तो एक जो प्लांट का पार्ट है मेन स्टेम, उसके साइड में प्लांट्स निकलने शुरू हो जाते हैं, जिसमें इस फोटो में आप क्लियरली देख सकते हैं कि अलग अलग प्लांट पार्ट्स निकल रहे हैं. इनको हम बोलते हैं टिलर्स. जो पेनिकल होता है उसी में फ्लावर आता है, उसी में बाद में ग्रेन बढ़ जाता है. देन वी कम टू its classification. तो rice is called as Oryzus typha. As we know, जैसा कि हम अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि इसकी फैमिली पोएसी है और पोएसी फैमिली को ग्रेमिनी भी बोला जाता है, यानी दोनों एक ही मतलब है इनका. ओरिजिन इसका इंडिया है, इंडो बर्मा रीजन भी बोल देते हैं. उसके बाद है स्टेपल फूड फॉर मोर देन 60% पॉपुलेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड. सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली सीरियल क्रॉप है ऑल ओवर द वर्ल्ड राइस. 90% rice is grown and consumed in Asia. As you know कि जैसा साउथ इंडिया में मोस्टली लोग क्या करते हैं, राइस ही खाते हैं, तो उसी हिसाब से मोस्टली लोग जो 90% ग्रोन एरिया है या कंज्यूम्ड एरिया है वो एशिया के अंदर है इसका. फिर कह रहे हैं 1 kg ऑफ ड्राई मैटर रिक्वायर्स 400 से 500 लीटर ऑफ वाटर एंड 1 kg ऑफ ग्रेन रिक्वायर्ड 5000 लीटर वाटर. यानी अगर आपको 1 kg राइस प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए आपको 5000 लीटर पानी चाहिए, और अगर 1 kg ड्राई मैटर प्रोड्यूस करना है उसके लिए 400 से 500 लीटर चाहिए. ड्राई मैटर का मतलब होता है उसमें स्ट्रा को भी इंक्लूड कर सकते हैं आप, ग्रेन को भी इंक्लूड कर सकते हैं आप. ड्राई मैटर वो होता है जो उसका मेनली जो उसका स्ट्रो बच जाता है आफ्टर ग्रेन हार्वेस्टिंग. फिर हम बात करते हैं प्रोटीन. तो इसमें लाइसिन प्रोटीन होता है 4%, और दूसरा प्रोटीन इसमें कौन सा होता है? ओराइजिनिन. 2 टाइप के प्रोटीन होते हैं इसमें, एक तो लाइसिन और एक ओराइजिनिन. देन वी कम टू अनदर थिंग कि ये एक सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है. 2 टाइप्स की क्रॉप होती है, एक सेल्फ पोलिनेटेड और दूसरी होती है क्रॉस पोलिनेटेड. सेल्फ पोलिनेटेड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट पोलिनेशन. पोलिनेशन क्या चीज़ है? पोलिनेशन का मतलब होता है जब एक मेल फ्लावर से एंथर स्टिग्मा पे जाते हैं उसको हम बोलते हैं पोलिनेशन. ट्रांसफर ऑफ मेल एंथर्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एंथर से स्टिग्मा पे चले जाते हैं, उसको हम बोलते हैं पोलिनेशन. तो 2 टाइप का पोलिनेशन होता है, एक सेल्फ पोलिनेशन, एक क्रॉस पोलिनेशन. सेल्फ पोलिनेशन का मतलब है या तो एक ही फ्लावर में मेल भी है और फीमेल भी है, तो मेल के एंथर से डायरेक्टली पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो गए फीमेल के ऊपर, उसको बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन. दूसरा सेल्फ पोलिनेशन क्या हो सकता है? एक ही प्लांट है, इसके ऊपर ही मेल पार्ट है, इसके ऊपर ही फीमेल पार्ट है, तब भी जो ट्रांसफर हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ पोलिनेशन का पार्ट ही बोलते हैं. क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है? क्रॉस पोलिनेशन में 2 अलग अलग प्लांट्स पे मेल और फीमेल होते हैं और इनका ट्रांसफर इस तरीके से होता है. तो इसके लिए हमें दूसरे जो एजेंट्स हैं लाइक हनी बी है या दूसरे जो पोलिनेटिंग एजेंट्स हैं, जिस तरह कई बार पानी भी ये काम कर देता है, एयर भी ये काम कर देती है, बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो एक जगह बैठ के दूसरे फ्लावर पे बैठेंगे
तो वो पोलिनेशन का काम करवाएंगे, तो उनको हम बोलते हैं पोलिनेटिंग एजेंट्स या पोलिनेटर्स। तो ये सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है, यानी ये तो एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों होंगे, या एक ही प्लांट के मेल और फीमेल यूज होंगे, इसलिए इसको सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप बोला जाता है। फ्रूट को हम कायरोप्सिस बोलते हैं, टाइप ऑफ फ्रूट इज कायरोप्सिस। फिर बात करते हैं कायरोप्सिस पर ग्रेन इनक्लोज्ड बाय लेमा एंड पेलिया। ये जो वाला पार्ट होता है इसको कायरोप्सिस बोलते हैं, और इसमें दो पार्ट होते हैं, जो ऊपर वाला पार्ट होता है और एक साइड वाला पार्ट होता है। जो नीचे वाला पार्ट है उसको पेलिया बोलते हैं, और जो ऊपर वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, लेमा बोलते हैं। जो ये ऊपर वाला पार्ट है इस तरीके से मुड़ा हुआ है आगे से, और ये नीचे वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं पेलिया। और इसके अंदर जो सीड तैयार हो रहा है या जो ग्रेन तैयार हो रहा है उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। देन टेस्ट वेट इज 25 ग्राम। यहाँ पे दो चीजें हैं, एक टेस्ट वेट है और दूसरी चीज होती है सीड इंडेक्स। ये दोनों इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। टेस्ट वेट का मतलब होता है वेट ऑफ 1000 ग्रेन्स। 1000 ग्रेन का जो वेट होता है उसको हम बोलते हैं टेस्ट वेट। और जब 100 ग्रेन का वेट ले लेते हैं हम, 100 ग्रेन का वेट अगर हम इंक्लूड करेंगे तो उसको हम बोलते हैं सीड इंडेक्स। दोनों में थोड़ा सा फर्क है, अगर 1000 सीड का वेट ले रहे हैं तो वो टेस्ट वेट है, और अगर 100 सीड का वेट ले रहे हैं तो वो सीड इंडेक्स है। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है। फिर हम बात करते हैं इसको क्लाइमेट रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। खरीफ क्रॉप है, टेम्परेचर जाहिर सी बात है शुरुआत में ज़्यादा चाहिए, लास्ट में कम चाहिए। C3 प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट है। शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। शॉर्ट डे प्लांट वो होते हैं जिनको फ्लावरिंग पे टाइम पे डे लेंथ जो है वो 12 घंटे से कम होनी चाहिए, और लॉन्ग डे प्लांट वो होते हैं जिनको फ्लावरिंग के टाइम पे डे लेंथ 12 घंटे से ज़्यादा चाहिए। तो जितनी भी खरीफ क्रॉप्स हैं मोस्टली किस में आती हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स में आती हैं, और जितनी भी रबी क्रॉप्स हैं वो मोस्टली किस में आती हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स में आती हैं। फिर एवरेज टेम्परेचर इसको चाहिए 21 से 37 डिग्री सेल्सियस, और इस एवरेज टेम्परेचर को हम ऑप्टिमम टेम्परेचर भी बोल देते हैं। ऑप्टिमम मतलब कि ये रेंज सफिशिएंट है, ये सबसे अच्छी रेंज है जिसमें ये सबसे अच्छा परफॉर्म कर सकता है। फिर वेट ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट चाहिए इसको, ये चीज़ें भी मैं क्लियर कर चुका हूँ। ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट वो होता है जिसमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और टेम्परेट वो होता है जिसमें टेम्परेचर कम होता है। तो इसको टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए। वेट ट्रॉपिकल यानी इसमें मॉइस्चर कंडीशंस ज़्यादा मेंटेन रहनी चाहिए। जैसा हम पढ़ चुके हैं 1 kg सीड प्रोड्यूस करने के लिए 5000 लीटर तक पानी चाहिए। फिर सोयल की बात करें तो क्ले से क्ले लोम सोयल चाहिए। सोयल का टेक्सचर जो है वो क्ले से क्ले लोम होना चाहिए, क्योंकि पानी हमें खड़ा रखना है। अगर हम सैंडी सोयल्स का यूज़ करेंगे तो उसकी इनफिल्ट्रेशन रेट, पानी को सोखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, तो पानी हम खड़ा नहीं रख पाएंगे। इस वजह से इसमें जो सोयल यूज़ होती है वो मेनली क्ले से क्ले लोम होती है। pH 4 से 6 चाहिए। सोन इन लो लैंड कंडीशंस। लो लैंड कंडीशंस का मतलब होता है जहाँ हम पानी खड़ा करके कोई भी क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं, और अपलैंड कंडीशंस वो होती हैं जहाँ हम पानी खड़ा नहीं कर पाते। मेनली ये डिफरेंशिएशन है इन दोनों का। फिर है एरेनकाइमेटस टिश्यू, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा सोचने की बात यही है कि राइस में अगर हम पानी खड़ा रखें तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी किसी भी क्रॉप में अगर हम पानी खड़ा कर देते हैं तो वो क्रॉप 2 या 3 दिन के बाद येलोइंग शो करती है, और अगर वो पानी 10-12 दिन खड़ा रहता है तो क्रॉप मर जाती है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो दूसरी क्रॉप्स हैं वो रूट से रेस्पिरेशन करती है। रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना। तो सांस कहाँ से लेती है, रूट से। तो जब हम पानी उसके अंदर खड़ा कर देंगे तो उसकी नाक ही रुक जाएगी, तो सांस नहीं आएगा और क्रॉप अल्टीमेटली मर जाएगी। राइस में ऐसा नहीं होता। राइस में एरेनकाइमेटस टिश्यू होता है लीव्स के अंदर, जो उसको सांस लेने में मदद करता है। यानी रूट से टोटल रेस्पिरेशन इसका नहीं होता। जो श्वसन क्रिया इसकी है वो टोटली रूट से नहीं होती, लीव्स से भी होती है, जिस वजह से ये खड़े पानी में भी सरवाइव कर जाता है। देन वी कम टू इट्स क्लासिफिकेशन। इट्स कॉल्ड ओराइजस टाइवा। फिर एक इंडिका है इंडियन ओरिजिन की, जैपोनिका है, जावानिका है। ये 2-3 इसके क्लासिफिकेशंस हैं अलग अलग, और एक है ओराइजा ग्लेबरिमा। तो ये इसका क्लासिफिकेशन है। अलग अलग जगह के हिसाब से इसका अलग अलग नोमेनक्लेचर कर दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग इसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। देन वी कम टू अपलैंड एंड लोलैंड। एज आई सेड अर्लियर
कि जिन सॉइल्स में हम पानी खड़ा रखते हैं उसको मेनली हम लो लैंड राइस में इंक्लूड करते हैं, और अपलैंड राइस में हम किन को इंक्लूड करते हैं, जहाँ पर हम पानी खड़ा नहीं रखते हैं उनको अपलैंड में इंक्लूड करते हैं। यानी अगर सिंपल भाषा में आप समझना चाहें तो डायरेक्ट सीडेड राइस जो है उसको हम अपलैंड राइस बोल सकते हैं, और जो ट्रांसप्लांटेड राइस है, ट्रांसप्लांटेड मतलब जिसकी पौध लगानी पड़े, उसको हम इंक्लूड करेंगे लो लैंड राइस में। देन वी कम टू सीजन। अब जो नॉर्थ इंडिया है यानी मेनली हरियाणा है, पंजाब है, कुछ बेल्ट राजस्थान की है, यूपी है, इन बेल्ट में क्या होता है, हम सीजन वाइज इसकी सोइंग करते हैं, यानी मेनली खरीफ सीजन में करते हैं। लेकिन जो साउथर्न एरियाज हैं, जिस तरह बिहार हो गया, बिहार से नीचे और चले जाओ कर्नाटक की तरफ, इस तरफ हम बढ़ेंगे महाराष्ट्र की तरफ, यहाँ क्या होता है 3 टाइम क्रॉप लगती है, एक सिंगल क्रॉप लगती है वहाँ राइस 3 बार लगाते हैं, और तीनों अलग अलग सीजन होते हैं। एक को ओस बोलते हैं जिसकी सोइंग हम अप्रैल से मई में करेंगे, एक को अमन बोलते हैं जिसकी सोइंग हम जून से जुलाई में करेंगे, एक को हम बोरो बोलते हैं जिसकी सोइंग हम नवंबर दिसंबर में करेंगे। तो ये सोचने की बात नहीं है कि नवंबर दिसंबर में राइस कौन लगाता है, नवंबर दिसंबर में भी राइस लगाते हैं साउथ इंडिया में, क्योंकि वहाँ जो टेम्परेचर है और जो मॉइस्चर कंडीशंस हैं, यानी कुल मिलाकर अगर मैं ये कहूँ कि उनकी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहती हैं थ्रू आउट द ईयर, और उनका जो मोस्ट स्टेपल फूड है वो राइस है। यानी जो साउथ इंडिया के लोग हैं वो मोस्टली राइस खाते हैं, तो वो प्रोडक्शन भी राइस का ही करते हैं। देन वी कम टू वेराइटीज। इसकी अलग अलग वेराइटीज हैं, अलग अलग टाइम पे आई, अलग अलग जगह पे शो करी जाती है। तो सबसे पहले TN1। TN1 इज वेराइटी, फर्स्ट वेराइटी है जिसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया, और ये पहली ड्वार्फ वेराइटी थी। ड्वार्फ वेराइटी का मतलब क्या होता है, जिसकी हाइट कम हो। अब हाइट कम वाली वेराइटी क्यों लाई गई, टाल वेराइटीज के कंपैरिजन में ड्वार्फ वेराइटीज क्यों लाई गई, क्योंकि जो टाल वेराइटीज थी उनमें जब वाटर लॉगिंग होती थी, पानी खड़ा होता था और तेज हवाएं चलती थी तो वेराइटी नीचे गिर जाती थी और यील्ड लॉस होता था, जिस वजह से हमें कौन सी वेराइटीज लेके आनी पड़ी, ड्वार्फ वेराइटीज लेके आनी पड़ी। और इन ड्वार्फ वेराइटीज की फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट और वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है एज कंपेयर टू दीज टाल वेराइटीज। इनके कंपैरिजन में इनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। फिर है IRA, ये सेकंड वेराइटी है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में, मनीला फिलीपीन से, और फर्स्ट हाई यील्डिंग ड्वार्फ वेराइटी है। उसके बाद बात करते हैं जया की, फर्स्ट इंडियन हाइब्रिड है ये, इसको मिराकल राइस भी बोलते हैं। मिराकल राइस इसलिए बोलते हैं कि उस टाइम पे जो वेराइटीज़ ग्रो करी जाती थी उनके कंपैरिजन में इसकी जो यील्ड है वो काफ़ी ज़्यादा थी। फिर है लूना सीरी, ये सैलिनिटी टॉलरेंट वेराइटी है, इसको सुपर राइस बोलते हैं। सैलिनिटी आई मीन टू से जिन ज़मीनों में लवणता की दिक्कत है, यानी लवण की मात्रा अधिक है, लूणी बोल देते हैं देसी भाषा में, कई जगह वे सेम भी बोल देते हैं, उस टाइप की दिक्कत जिन एरियाज में है उनको हम लूनी सीरी वेराइटी रिकमेंड कर सकते हैं, सुपर राइस भी बोलते हैं इसको। उसके बाद है TKM6, ये बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट एक डिजीज़ होती है, उसके प्रति टॉलरेंट है। टॉलरेंट का मतलब वो डिजीज़ इसमें नहीं आती है, बहुत कम आती है, माइन्यूट लेवल पे। PRH10 फर्स्ट हाइब्रिड सीड इन द वर्ल्ड, हाइब्रिड सीड, पहला हाइब्रिड सीड था। हाइब्रिड सीड का मतलब होता है जो 2 या 2 से अधिक वेराइटी के क्रॉस से बनाया जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो 2-3 वेराइटी हमने ली है उनमें जो सबसे अच्छे कैरेक्टर्स हैं उनको हम कंसीडर करके एक वेराइटी के अंदर डाल लेते हैं। फिर है CORH1 फर्स्ट राइस हाइब्रिड इन इंडिया, इंडिया में पहला राइस हाइब्रिड है ये। फिर है जलमगन, ये वाटर लॉगिंग के प्रति टॉलरेंट है। वाटर लॉगिंग वैसे तो राइस में रखते हैं, लेकिन कई वेराइटीज ऐसी होती हैं जो उसको भी टॉलरेट नहीं कर पाती हैं। फिर पूसा बासमती 1 PB1 सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है इन हरियाणा एंड पंजाब, इसको मुच्छल धान भी बोलते हैं। देन वी कम टू वेराइटीज ग्रोन इन हरियाणा। वेराइटीज ग्रोन इन हरियाणा की बात करूं तो ये वेराइटीज मेनली हैं HKR47, HKR120, HKR126, 146, 147, कई वेराइटीज हैं।
अब इसमें HKR क्या चीज है? What is HKR? It stands for हरियाणा कोल राइस। हरियाणा कोल राइस, इसका नाम हरियाणा कोल राइस इसलिए है कि हरियाणा में एक रीजनल रिसर्च स्टेशन है जो कोड़ में है, कोड़ कैथल में, उसके नाम पे इसका नाम पड़ा है HKR, हरियाणा कोल राइस। उसके बाद CSR 30 है, ये सबसे इम्पोर्टेंट वेराइटी है, इसको यामिनी भी बोलते हैं। ये नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, जो ये वाली बेल्ट है, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, इस बेल्ट में ये वाली वेराइटी जो है वो सबसे ज़्यादा लगाई जाती है। फिर और वेराइटीज़ है, जिस तरह IR 64 होगी, PR 114 होगी, PR 116 होगी, ये कुछ और वेराइटीज़ हैं जो हरियाणा में मेनली ग्रो की जाती है। देन वी कम टू सीड रेट। अलग अलग मेथड होते हैं, ड्रिलिंग हो गया, ब्रॉडकास्टिंग हो गया, ट्रांसप्लांटिंग हो गया, ये सोइंग के मेथड हैं, अलग अलग मेथड्स होते हैं। ब्रॉडकास्टिंग में क्या करते हैं, डायरेक्टली छींटा मार देते हैं। छींटा मारना मतलब हाथ में जिस तरह खाद छिड़कते हैं उस हिसाब से सीड को छिड़क देते हैं, उसके ऊपर हैरोइंग कर देते हैं थोड़ी बहुत, या थोड़ा बहुत कल्टीवेटर चला देते हैं ताकि उसके ऊपर मिट्टी गिर जाए, और उसके बाद सीड ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाता है, उसको हम ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं। ड्रिलिंग आप सब जानते हैं, ड्रिल मशीन की मदद से लगाना। और भी कई सारे मेथड हैं। फिर है DSR, डायरेक्ट सीड रेट दे रखा है सबका, इसका 100 kg है, इसका 20 से 25 kg है। डायरेक्ट सीडेड राइस लगाने का मेन मकसद सिर्फ ये है कि इसमें कंजप्शन ऑफ वाटर लेस होता है, पानी कम चाहिए, पानी खड़ा रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है कि एक तो वीड कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, वीड का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, वीड्स बहुत ज़्यादा आते हैं, और दूसरा डिजीज़ भी ज़्यादा आती है। उसके बाद है ड्रिलिंग 60 kg पर हेक्टेयर। हाइब्रिड राइस का सीड चाहिए 15 kg पर हेक्टेयर। डपोक मेथड का 1.5 से 3 kg पर हेक्टेयर। और स्पेसिंग रखते हैं, कई जगह 20 बाई 10 सेंटीमीटर भी रख लेते हैं, और कई जगह 20 बाई 15 सेंटीमीटर भी रख लेते हैं। 20 बाई 15 और 20 बाई 10 का मतलब क्या है? 20 तो डिस्टेंस है रो टू रो, यानी एक लाइन यहाँ एक लाइन यहाँ, ये डिस्टेंस है 20, और 10 का मतलब है प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, एक प्लांट यहाँ है दूसरा यहाँ है, इनके बीच में डिस्टेंस क्या है? 10 सेंटीमीटर। उसके बाद ट्रांसप्लांटिंग की बात करें तो ट्रांसप्लांटिंग मेनली करी जाती है 3 से 4 लीफ स्टेज के ऊपर, यानी लगभग 25 से 30 दिन में, 1 महीने के अंदर हम ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं। सीड रेट क्या रहता है? 8 से 10 kg पर एकड़। उसके बाद है डपोग मेथड। डपोग मेथड में क्या करते हैं, जो सीडलिंग है उसको अर्ली स्टेज में ट्रांसप्लांट कर देते हैं, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाते जितना इसमें लगाते हैं, यानी इसमें 11 से 14 दिन की सीडलिंग की ट्रांसप्लांट कर देते हैं। इसमें 3 से 4 लीफ स्टेज पे लगाई थी, इसमें 2 लीफ स्टेज पे लगा देते हैं। और इसमें जो सीड बेड है उसमें तो सीधी मिट्टी में ही ग्रो कर लेते हैं, इसमें जो सीड बेड है उसमें पॉलीथीन सीट और कंक्रीट बेड के ऊपर नर्सरी ग्रो करते हैं, और उसके बाद नर्सरी को ट्रांसप्लांट करते हैं। फिर है SRI मेथड, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। कई बार पूछ लिया जाता है SRI का मतलब क्या है, तो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। इसमें क्या करते हैं, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस को थोड़ा सा और कम कर देते हैं। इसमें भी 2 लीफ स्टेज पे ट्रांसप्लांटिंग कर दी जाती है। इसमें लो वाटर रिक्वायरमेंट है, लेबर इंटेंसिव मेथड है, लेबर बहुत ज़्यादा चाहिए क्योंकि पास पास लगाने हैं प्लांट तो ज़्यादा टाइम लगेगा। सीड रेट 2 kg पर एकड़। आगे बढ़ते हैं फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो ये 150-60 होगा। 150 kg पर हेक्टेयर नाइट्रोजन चाहिए, यूरिया नहीं नाइट्रोजन चाहिए, किसी भी सोर्स के थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस तरह यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है, तो हमें 150 kg नाइट्रोजन चाहिए, यानी कितने बैग चाहिएंगे? 2 बैग से मिलती है 46 किलो, यानी लगभग 6 बैग चाहिए, तब जाके ये रिक्वायरमेंट पूरी होगी। 6 से 7 बैग डालने पड़ेंगे। उसके बाद है फास्फोरस 60 kg, पोटेशियम 60 kg, जिंक 25 kg। और इसके भी 2-3 अलग अलग मेथड होते हैं, अलग अलग टाइम के हिसाब से अलग अलग नाम दिया गया है। जिस तरह बेसल डोज होगी, एक तो बेसल डोज का मतलब क्या है? एट द टाइम ऑफ सोइंग। फिर उसके बाद दूसरी चीज आती है आपकी टॉप ड्रेसिंग।
टॉप ड्रेसिंग का मतलब क्या है? टॉप ड्रेसिंग का मतलब है जब क्रॉप फील्ड में है उसके बाद उसके ऊपर जो छिड़का मारते हैं, जो छींटा मारते हैं, उसको बोलते हैं टॉप ड्रेसिंग। नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी इसकी लो है, 30 से 40% है। नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी मोस्टली क्रॉप्स में कितनी होती है? नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि 100 किलो नाइट्रोजन डालने के बाद क्रॉप को कितना बेनिफिट हुआ है, क्रॉप कितना ले पा रही है उसमें। उसके बाद है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। बीजीए का यूज करते हैं एनाबियना अजोला, वाटर फर्न अजोला, और दूसरा हम यूज करते हैं अजेटोबैक्टर जो एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। फिर वीड मैनेजमेंट है, अलग अलग वीड्स आते हैं इसमें, जिस तरह वाइल्ड राइस है या सामक है, इस टाइप के 2-4 वीड आते हैं इसमें। उनकी मैनेजमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं? बेंथियोकार्प, ब्यूटाक्लोर, और उसके बाद है प्रोपेनिल। इसमें भी 2 चीजें लिखी होती हैं किसी भी चीज के ऊपर, जिस तरह इसमें लिखा हुआ है मसेटी। मसेटी इसका ट्रेड नेम है, ट्रेड नेम यानी जिस नाम से कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट बेचती है उसको बोलते हैं ट्रेड नेम। और ये जो है ये इसका केमिकल नेम। केमिकल नेम का मतलब क्या है कि इसके अंदर कंसंट्रेशन क्या है, क्या चीज क्या है इसके अंदर। तो इसके अंदर है ब्यूटाक्लोर, किस नाम से मिलती है? मसेटी के नाम से मिलती है। इसी तरह ये बेंथियोकार्ब है, ये सैटर्न ईसी के नाम से मिलती है। इसी तरह ये प्रोपेनिल है, और एक और इसमें हर्बिसाइड का यूज करते हैं प्रेटिलाक्लोर। मोस्टली फार्मर जो हरियाणा में है, सिरसा बेल्ट में, वो प्रेटिलाक्लोर का यूज करते हैं प्री इमरजेंस। फिर है बुसेइंग, डायरेक्ट सीडेड लो लैंड राइस में बुसेइंग करते हैं। इसका मतलब क्या है? जिस तरह सोइंग कर दी राइस की, उसके बाद उसमें वीड कम से कम ग्रो करें, तो क्या करते हैं हम? पानी से भर के इसमें कितना पानी खड़ा करते हैं? 4 से 6 वीक बाद 5 से 10 सेंटीमीटर पानी खड़ा कर देते हैं। उसके बाद जिस तरह सोइंग इस तरीके से की हुई है, तो इस तरीके से प्लोइंग कर देते हैं, ताकि उसमें वीड कंपटीशन जो है वो 0 हो जाए, वीड्स का उसमें इतना एरिया ना रहे, और बेटर सोइल एरेशन भी हो जाए। उसके बाद बात करते हैं, एक डिजीज आती है खैरा डिजीज, जो जिंक की डेफिशिएंसी के कारण आती है। जिंक डेफिशिएंसी के कारण आती है। डेफिशिएंसी सिम्टम आप देख सकते हैं लीव्स के ऊपर क्लियरली, नर्सरी स्टेज में मेनली आती है। फिर है वाई.एल. नीनी था, उसने सबसे पहले पंतनगर में इस खैरा डिजीज को देखा। इसमें क्या होता है? टिप येलो हो जाती है, ऊपर वाला जो पोर्शन ये वाला येलो हो जाता है, एंड देन ड्राई, प्लांट स्टंटेड रह जाता है। स्टंटेड मतलब ग्रोथ नहीं हो पाती प्लांट। फिर बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो जिंक डाल देते हैं, या तो 0.5% सॉल्यूशन बना के स्प्रे कर देंगे, या 5 kg से लेकर 10 kg पर एकड़ तक डाल देते हैं। मेनली डोज बताते हैं 10 kg पर एकड़, 25 kg पर हेक्टेयर जिंक सल्फेट की डोज डालते हैं। ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसमें 2 होते हैं, एक हेप्टाहाइड्रेट होता है जिसमें 21% जिंक होता है, एक मोनोहाइड्रेट होता है जिसमें 33% जिंक होता है। इसका फार्मूला होता है ZnSO4.7H2O, इसका फार्मूला होता है ZnSO4.H2O। ये मोनोहाइड्रेट है। मोनोहाइड्रेट का मतलब 1 वाटर मॉलिक्यूल है। हेप्टाहाइड्रेट का मतलब है जिसमें 7 वाटर मॉलिक्यूल्स। फिर ब्राउनिंग की बात करते हैं, ये आयरन टॉक्सिसिटी के कारण होती है। और फागुना एक वैरायटी है जो आयरन टॉक्सिसिटी के प्रति टॉलरेंट है, जिसमें आयरन टॉक्सिसिटी नहीं होती। ये उन सोइल्स में मेनली होती है जिनमें सल्फेट का अमाउंट ज़्यादा होता है। लीफ जो है वो ऊपर से पर्पल कलर की हो जाती है, स्पॉट्स अपीयरेंस। और कोई भी डिजीज आएगी उसके सिम्टम यही होते हैं कि प्लांट स्टंटेड रह जाता है, ग्रोथ कम होती है, यील्ड घट जाती है। फिर हम बात करते हैं सिलिकॉन इन राइस। जैसा हम पहले ही पढ़ चुके हैं, 17 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, उनमें सिलिकॉन का नाम कहीं भी नहीं है। सिलिकॉन अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी ठीक है, बेनिफिशियल एलिमेंट्स में आता है। अगर है तो थोड़ा फ़ायदा ज़्यादा हो जाएगा, अगर नहीं है तो नुकसान वाली बात नहीं है। लेकिन राइस के केस में क्या होगा? इसेंशियल न्यूट्रिएंट इन राइस प्रोडक्शन। राइस प्रोडक्शन में एक ज़रूरी एलिमेंट है, डेफिशिएंट प्लांट्स आर सॉफ्ट एंड ड्रूपी। सॉफ्ट होंगे इसका मतलब लॉजिंग इजीली हो जाएगी, गिर इजीली जाएंगे अगर हवा चलेगी तो। दूसरी चीज़, अगर सॉफ्ट होंगे तो इंसेक्ट पेस्ट का अटैक इजीली होगा।
तो इसमें मैनेजमेंट क्या करते हैं, या तो बेसिक स्लैग डाल देते हैं या कैल्शियम सिलिकेट डाल देते हैं। दोनों को डाल के सिलिकॉन की मात्रा बढ़ा देते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है कि जो एनिमल्स होते हैं उनको हम जो धान की पराली है वो डायरेक्टली खाने के लिए क्यों नहीं डालते, तो उसमें भी एल्यूमिनियम का और सिलिकॉन का कंटेंट ज़्यादा होता है, मेनली सिलिकॉन का कंटेंट ज़्यादा होता है, जिस वजह से हम उनको नहीं डालते। फिर है पडलिंग। पडलिंग हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पानी खड़ा कर देते हैं, उसके बाद उस सोइल की प्लोइंग करते हैं। तो जैसे जैसे सोइल सेट होती है नीचे एक हार्ड पैन बन जाती है, जिसके कारण पानी की इनफिल्ट्रेशन रेट उस पर्टिकुलर सोइल की कम हो जाती है और पानी हमें खड़ा रखने में मदद मिलती है। प्रमोट रूट पेनिट्रेशन, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, वीड इंटेंसिफिकेशन, इन्फेस्टेशन और रिड्यूस्ड पर्कोलेशन लॉसेस। तो मेन इसका जो रीजन है वो ये है, रिड्यूस्ड पर्कोलेशन लॉसेस। तो पडलिंग के बाद हम बात करेंगे आगे किसके बारे में, क्रिटिकल स्टेजेस फॉर इरिगेशन। क्रिटिकल स्टेजेस का व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल स्टेजेस? क्रिटिकल स्टेजेस का बेसिकली मतलब ये है कि जब हम इरिगेशन अप्लाई करते हैं किसी भी क्रॉप को तो अलग अलग स्टेजेस पे करते हैं, लेकिन क्रिटिकल स्टेज वो होती है जिसके ऊपर इरिगेशन अप्लाई करना, पानी लगाना ज़रूरी होता है, जिस पर अगर हम पानी लगाएंगे तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्रॉप को मिलेगा, सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमें मिलेगा। तो उसके लिए जो स्टेज है वो एक तो टिलरिंग है, बूटिंग है, लेट पेनिकल इनिशिएशन है। यानी टिलरिंग का मतलब जब टिलर निकलने शुरू हो जाते हैं, साइड वाइज प्लांट निकलने शुरू हो जाते हैं, जब प्लांट ग्रो कर रहा होता है। और फिर स्वेलिंग ऑफ फ्लैग लीफ सीथ, जब उसमें फ्लावरिंग होती है उसके बाद की स्टेज पे डफ स्टेज भी बोल देते हैं, उस पर भी पानी लगा देते हैं। फिर हम बात करते हैं डबोक मेथड की। इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, या तो कंक्रीट बेड बना लेते हैं या पॉलीथीन शीट का यूज करके बेड्स बना लेते हैं और 2 लीफ स्टेज पर ट्रांसप्लांटिंग ऑफ राइस कर देते हैं। देन वी कम टू हाइब्रिड राइस। सबसे पहले प्रोडक्शन चाइना में हुआ इन 1970। साइटोप्लाज्म मेल स्टेरिलिटी का यूज किया गया है इसके अंदर, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी का। इंडिया इज सेकेंड कंट्री, यानी हाइब्रिड राइस प्रोडक्शन में इंडिया का दूसरा नंबर है। देन वी कम टू प्रोसेसिंग ऑफ राइस। अब प्रोसेसिंग में हम राइस की क्या करते हैं, प्रोसेसिंग में सबसे पहले होती है मिलिंग। मिलिंग दूसरा पॉइंट। सबसे पहले होती है हलिंग। हलिंग का मतलब क्या होता है, ये जो राइस के ऊपर छिलका होता है इसको हम रिमूव कर देते हैं। इसको रिमूव करके अंदर से ये चावल निकाल देते हैं, इसको बोलते हैं हलिंग, छिलका उतारना। 65% तक हलिंग परसेंटेज होती है, 65 से लेके 70% तक। कई जगह 65 भी दे रखा है, कई जगह 66 भी दे रखा है, अलग अलग होती है। तो 65 से लेके 70% हम मान सकते हैं, यानी 30-35% छिलका निकलेगा, बाकी दान निकलेगा। ये बेसिक कहने का मतलब ये है। उसके बाद है मिलिंग। ऐसी मशीन होती है हलिंग की, ऐसी होती है मिलिंग की। मिलिंग में क्या करते हैं, इसमें से दाना डालेंगे, साफ दाना, और इसकी पॉलिशिंग हो जाएगी। पॉलिशिंग कहने का मतलब क्या है, जो ऊपर वाली लेयर होती है, ब्रान बोलते हैं जिसको, जिस तरह पलोथन बोल दे मैं गेहूं के आटे का, उस टाइप का सिस्टम इसमें अलग निकाल देगा। अलग निकालने के बाद क्या होगा, दान में चमक आ जाएगी। लेकिन चमक आने का एक नुकसान भी होगा। चमक आने का नुकसान क्या होगा, लॉस ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 खत्म हो जाएगी जब हम उसकी मिलिंग करेंगे। तो 2 प्रोसेस हैं, एक तो हलिंग, एक मिलिंग। हलिंग का मतलब ऊपर वाला छिलका उतारना, मिलिंग का मतलब उस दान के ऊपर से जो पॉलिशिंग करना या ऊपर वाला जो ब्रान है उसके ऊपर उसको उतार देना, जिससे वाइट राइस प्रोड्यूस होता है। इसमें हस्क रिमूव कर देते हैं, ये वाला जो पोर्शन है इसको रिमूव कर देते हैं। फिर पॉलिशिंग के बाद वाइट राइस बचेगा। अगर पॉलिशिंग में दूसरा प्रोडक्ट क्या निकलेगा, ब्रान और एम्ब्रियो। फिर हम बात करें पॉलिशिंग ऑफ राइस की, तो रिमूवल ऑफ वेरी फाइन ब्रान फ्रॉम मिल्ड राइस एंड स्मूथनिंग ऑफ सरफेस इज कॉल्ड पॉलिशिंग। पॉलिशिंग और मिलिंग वन और द सेम थिंग्स। ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। पैराबॉइलिंग हाइड्रोथर्मल प्रोसेस है। हाइड्रोथर्मल आई मीन टू से पानी का यूज भी होगा, टेम्परेचर का यूज भी होगा। तो हाइड्रो मतलब पानी, थर्मल मतलब टेम्परेचर, दोनों प्रोसेस का यूज करना है। 3 स्टेप होते हैं इसमें। सबसे पहले होती है सोकिंग,
सोकिंग कर ली, फिर करते हैं स्टीमिंग, और लास्ट होता है ड्राइंग। 3 प्रोसेस है। तो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले बड़े बड़े गुबंदकार ड्राम से बना रखे होते हैं, उनमें राइस भर देते हैं, पानी भर देते हैं। अब वो 1-2 दिन तक उसमें सोख करके रखते हैं, डुबो के रखते हैं। उसके बाद उसी पानी की भाप बना देते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करके, और जब टेम्परेचर इंक्रीज करके भाप बना देंगे उसके बाद उसको ड्राई कर लेंगे। अब इतना लफड़ा क्यों कर रहे हैं, इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि उसमें जो विटामिन B12 का लॉस हो रहा है मिलिंग में, वो नहीं होगा। विटामिन B12 का लॉस नहीं होगा। उसको कंजर्व करने के लिए पैराबॉइलिंग करते हैं। और पैराबॉइल्ड राइस को हाफ बॉइल्ड राइस भी बोलते हैं, हाफ बॉइल्ड राइस भी बोलते हैं पैराबॉइलिंग, हाफ बॉइल्ड राइस। तो पैराबॉइलिंग, पार्शियली बॉइल्ड राइस, हाफ बॉइल्ड राइस। स्टेप 3 है सोकिंग, स्टीमिंग, ड्राइंग। पैराबॉइल्ड राइस इज ए गुड सोर्स ऑफ फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम, मेन सोर्स विटामिन B12। मिलिंग में लॉस नहीं होगा विटामिन B12। देन वी कम टू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। सोइंग टाइम 3 है, बता दिए, ओस, ऑटम, बोरो। राइस इनफ्लोरेसेंस को पेनिकल बोलते हैं। हलिंग परसेंटेज 65 होती है। मोस्ट वाइडली यूज्ड नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर इज अमोनियम सल्फेट। देन वी कम टू टेस्ट वेट ऑफ बासमती 21 होता है, कई जगह 25 ग्राम भी दिया हुआ है। मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इज बुटिंग या टिलरिंग। सीडलिंग रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग इन द पोग मेथड इन 11 से 14 डेज। गैस इमिट्स फ्रॉम राइस फील्ड मीथेन CH4। Then we come to a Koichi disease. It will be due to H2S toxicity. It will be due to H2S toxicity. Then we come to highest nitrogen loss is due to denitrification. Then we come to para and Eutera cropping system is related to rice. Paraboiling of rice conserves vitamin B12. जो रिस्पॉन्सिव जीन है जिसके कारण डवार्फिंग आती है राइस में, दैट इज DGOV जीन। इसका मतलब क्या होता है DGOV जीन का? ब्राउन टिप सॉल्ट लैग। रिक्लेमेशन ऑफ डिजीज इन रिक्लेमेशन डिजीज ऑफ सीरियल्स, कॉपर डेफिशिएंसी कारण आती है। मैट टाइप ऑफ नर्सरी पैडी में बढ़ती है। अकोइची H2S टॉक्सिसिटी कारण आती है। रीजनल राइस रिसर्च स्टेशन मैंने पहले ही बता दिया, कोल के खड़ में है, इसके कारण कौन सी वैरायटी आती है? HKR हरियाणा कोल राइस। एरिया फेमस फॉर राइस ग्रोइंग इज तराउडी। और मेनली किस फॉर्म में नाइट्रोजन अपटेक होता है? नाइट्रोजन अपटेक इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। मेनली किस फॉर्म में अपटेक होता है? अमोनिया के फॉर्म में होता है। इसलिए हम यूरिया के कंपैरिजन में अमोनियम सल्फेट डालते हैं ताकि उसको वो इजीली डायरेक्टली वो NH4+ की फॉर्म में मिल जाए और उसको वो इजीली अपटेक कर पाए और नाइट्रोजन का लॉस ज़्यादा ना हो। इसलिए उसमें किस फॉर्म में डालते हैं? अमोनिया के फॉर्म में डालते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन लॉसेज भी ज़्यादा होते हैं। डीनाइट्रोजन लॉसेज ज़्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि जब ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी तो नाइट्रोजन जो है वो NO3 नाइट्रेट में या अमोनिया में ना बदल के किस में बदल जाएगा? डायरेक्टली N2 गैस में बदल जाएगा या नाइट्रस ऑक्साइड में बदल जाएगा, N2 में बदल जाएगा। जिस वजह से हम कहते हैं कि इसमें नाइट्रोजनस लॉसेस ज़्यादा होते हैं डीनाइट्रिफिकेशन की फॉर्म में, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है इस पर्टिकुलर क्रॉप के अंदर। इसी वजह से इसमें मीथेन गैस निकलती है। तो ये सब था राइस के बारे में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। अगली क्लास में हम धीरे धीरे जो भी सीरियल क्रॉप्स हैं उनको कवर कर लेंगे।